हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण की प्रश्नावली 9.4 का पार्ट 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में मैंने इसके बेसिक्स को समझाया था और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमने डिटेल में सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर बाकी जितने भी प्रश्न हैं एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हैं, 11 से 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। विशिष्ट हल को अंग्रेजी में पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं, वो हमें ज्ञात करना है। विशिष्ट हल में क्या होता है, आपको जैसे इसको हल करने पे यहाँ पर सी हमें मिल रहे थे, प्लस सी करके हम लिख रहे थे ना, यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहता। देखो आपको कंडीशन कुछ ना कुछ दी होगी, जब कंडीशन दिया होगा और उस कंडीशन की मदद से जो हम हल निकालते हैं उसे हम विशिष्ट हल कहते हैं। तो इसको हमें हल करना और ये हमें रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन हमें दे रखी है। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि हम बाद में भूल जाते हो। ठीक है बेटा। सो क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर है 11। ठीक, सो यहाँ लिखेंगे हम दिया है। क्या दे रखा है बच्चों, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, इधर dy/dx और इस तरफ हमारे पास है 2x² प्लस x। ठीक है ना। जो हम 9.4 में मेथड सीख रहे थे वो हम सीख रहे थे वेरिएबल सेपरेबल, मतलब x को एक तरफ करना है, y को एक तरफ करना है। और कंडीशन हमें दे रखा है क्वेश्चन में, क्या बेटा, y बराबर 1 तब हमें रखना है जब x की वैल्यू 0 हम लेंगे। तो ये अभी नहीं, ये एंड में उपयोग होता है इसका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ तो dy रखेंगे, x को एक तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा, अब तुम निकालना चाहोगे तो यहाँ से 2x² प्लस x और ये जो गुणे में इंदिरा के बट्टे में आ जाएगा, और ये बट्टे वाला भी इंदिरा के गुणे में आ गया। तो x को एक तरफ ले लिया, y को एक तरफ लिया। फिर हम क्या करते हैं बेटा, दोनों तरफ समाकलन करने पर फिर हमें इंटीग्रेशन करना होता है, क्योंकि इधर d है इधर d है, d को हटाना हमें y का मान निकालना है ना। तो y का मान निकालना, d को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों तरफ समाकलन करने पर। तो देखो बेटा, जब इसका समाकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा y, और इधर पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देता हूँ, ये चीज़ आ गई। ठीक है बेटा। सो ये देखो, ये कुछ दिख नहीं रहा है किसी प्रॉपर वे में, इसका आप गुणनखंड कर सकते हो। क्या कर सकते हो बेटा, गुणनखंड। आप खुद देखो बच्चों, यहाँ से एक जोड़ो, यहाँ से एक जोड़ो, इसे जोड़े से x² उभयनिष्ठ, इससे कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो एक आएगा। 2 बार है, जो 2 बार होता है उसे हम 1 बार लिखते हैं, और जो उभयनिष्ठ निकाला है उसको दूसरी वाले ब्रैकेट में। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के हमारे पास ये है इंटीग्रेशन के फॉर्म में। गुणनखंड दिख रहा है बट्टे में, यानी कि हमें क्या करना है बेटा, आंशिक भिन्न लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, आंशिक भिन्न कर देंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट का समाकलन करना है हमें, तो चूंकि करके लिखते हैं, इसे i मान लेते हैं और आंशिक भिन्न कर देते हैं। ठीक है, 2x² ऊपर x आ जाएगा, नीचे क्या है x प्लस 1, इधर है x² प्लस 1। रैखिक समीकरण है, a के बट्टे में x प्लस 1 आ जाएगा। आपने प्रश्नावली 7.5 तो पढ़ी होगी, उसी पर आधारित प्रश्न है। ये द्विघात समीकरण है जिसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा bx प्लस c। ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा, x² प्लस 1। फिर हम लॉसअप वाले लेंगे, इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, इसकी गुणा इसके साथ, और इसकी गुणा इसके साथ। ठीक है, ये चीज़ आ गई बच्चों समझ में। हल ढंग से करना है। देखो नीचे इसके बट्टे में भी x प्लस 1 है, और इधर भी वही है, इसके बट्टे में भी वही है। तो हल करेंगे, इससे ये कट जाएगा। ठीक है,
आगे हल करेंगे। सो देखो बेटा, अंदर गुणा कर दो, यहाँ से हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स, 1 से गुणा करेंगे तो वही रहेगा बी एक्स प्लस सी। ठीक है, सो ऊपर एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ निकालो, ए प्लस बी, फिर एक्स उभयनिष्ठ निकालो, यहाँ से बी प्लस सी और फिर कांस्टेंट ए प्लस सी, और इस तरफ क्या है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस एक्स। ये सब आपको आता ही होगा, पढ़ रखा है आपने। हम क्या करते हैं कि बच्चों तुलना कर देंगे गुणांकों की। तो a प्लस बी, एक्स स्क्वायर गुणांक 2 है तो a प्लस बी का मान हो जाएगा 2। ठीक, फिर b प्लस सी, एक्स का गुणांक यहाँ 1 है, ये हो जाएगा, और a प्लस सी का मान इधर कांस्टेंट में है ही नहीं तो वो हो जाएगा 0, यानी कि a किसके बराबर हो जाएगा माइनस सी के बराबर हो जाएगा। ठीक हो गया, यह a और b में है, यहाँ से इसको और इसको ले लो, इन दोनों समीकरणों को ले लो, तो यहाँ से लेंगे b प्लस सी बराबर 1 है और यहाँ पर a प्लस सी बराबर 0 है, घटाएंगे तो ये घटेगा प्लस माइनस, यहाँ से प्लस का b, ठीक है, ये माइनस का a बराबर 1 में से 0 घटाएंगे 1, तो b माइनस a और b में एक समीकरण मिल गया मुझे। सो a प्लस b मेरे पास 2 है और माइनस a प्लस b मेरे पास 1 है, जोड़ दूंगा ये कटा, 2b बराबर 3, तो b का मान आ जाएगा 3/2। ठीक है, b का मान 3/2 आ गया। चूँकि a प्लस b मेरे पास कितना है बच्चों 2 है, तो मुझे a का मान निकालना है, तो ये 2 माइनस के b है, b का मान 3/2, 2 दूनी 4 माइनस 3/2 यानी कि 1/2, तो a का मान 1/2 आ गया। a का मान जब देखो a का मान 1/2 आ गया ना, तो c का मान क्या होगा, c का मान माइनस a के बराबर है, c का मान आ जाएगा माइनस के 1/2, तो c का मान मिल गया, a का मान मिल गया और b का मान भी मिल गया। a b c के मान उठाकर हमें क्या रखना है बच्चों, यहाँ रखना है, समाकलन आना चाहिए बच्चों, मेन चीज़ समाकलन है यहाँ पर इसमें। ठीक है, तो फिर लिख देंगे a, b, c का मान रखने पर। ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मान रख देंगे, तो a 1/2 है, x प्लस 1, साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी कर देते हैं dx, है ना। फिर b का मान कितना आया था 3/2, और c का मान bx प्लस c का मान माइनस के 1/2, और नीचे क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये dx। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। देखो यहाँ से 1/2 बाहर आ जाएगा, x प्लस 1 रैखिक समीकरण की तरह व्यवहार करेगा, यानी कि x की तरह व्यवहार करेगा। यहाँ से 3/2 बाहर ले लेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन, x यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये काफ़ी शानदार और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और फिर आ जाए प्लस में माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर dx। ठीक है, इसका समाकलन तो बड़ा ही आसान है। ठीक है ना, इसका समाकलन क्या हो जाएगा log x प्लस 1, इसको माइनस का इसका डेरिवेटिव यहाँ ऊपर दिख रहा है। ठीक है, देखो इसको जब मानोगे एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, है ना, तो 2x मैं करके ही दिखा देता हूँ ना, नहीं तो फिर आप कहोगे सर कैसे क्यों आ गया। सो देखो इस वाले पार्ट के लिए माना t को मानोगे तुम एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, तो dt/dx, dx ने x के सापेक्ष प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ 2x प्लस 0, तो dt/2 आपका हो जाएगा x dx। ठीक है, ये मान यहाँ पे रखना है, और ये तो सूत्र बन गया a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो यहीं से करते हैं 1/2 log x प्लस 1 3/2 x dx की जगह पर dt/2, और इसको आपने क्या माना है t,
और ये दो फार्मूला हैं, 1/a, ए की जगह पे 1/a tan इनवर्स x/a, इंटीग्रेशन ख़त्म, c जोड़ दो, जोड़ दिया हमने c। अब इसको हल करो, 1/2 log x + 1, 3/4। देखो बेटा यहाँ से तो log t हो जाएगा और t का मान क्या है, x² + 1 में वो डायरेक्ट रख देता हूँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और माइनस के यहाँ से आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। ठीक, अब इंटीग्रेशन हो गया। अब हमें कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, इस c को हटाना है हमें, इस c को हटाओगे तभी कंडीशन दे रखा है। तो यहाँ लिख सकते हो प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोला है कि आपको y का मान 1 रखना है जब x का मान क्या लो आप 0 लो, यही बोला गया है। तो करो, इधर आपका क्या चला आ रहा है बेटा, इंटीग्रेशन, ठीक है, i मान लिया, मान के रखा हमने, हल कर रहे हैं। सो 1/2, इधर i एक्चुअली है क्या, y है ना ये, ठीक है ना, इधर y चला आ रहा था, इंटीग्रेशन को हमने इसको तो y माना है, इधर y है, ध्यान रखना। तो ये i नहीं, ये y है, तो y की जगह मुझे क्या रखना है, 1। तो इस y की जगह पर मुझे क्या रखना है, 1 रखना है। 1/2 log, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 + 1। सो देखो बेटा यहाँ से आ जाएगा 1/2 log 1, 3/4 log 1। ठीक हो गया। आपको पहले से ही पता होगा बेटा, log 1 की वैल्यू 0 होती है और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 ही होती है। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 है, y के प्लस पे 1 रखा है। तो कुल मिला के c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इस c में मान रख देंगे, ठीक है। अतः y बराबर, तो ये हो जाएगा 1/2 log x + 1, 3/4 log x² + 1, 1/2 tan इनवर्स x, और इस c का मान कितना है 1, वो हम यहाँ रख देंगे। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट था, एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार। एक्चुअली सारे क्वेश्चन ही शानदार हैं, और इनमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, हर एक क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा गया है। अगले वाले पे आ जाओ, 12वें नंबर पर, ठीक है। तो मेन चीज़ बेटा आपको समाकलन आएगा तभी आएगा, ठीक है। समाकलन ज़्यादा हो रहा है, आप देख ही रहे हैं ना, हल करने के लिए समाकलन चाहिए। हमें क्या दे रखा है बच्चों, गिवन x² - k1 dy/dx, इस तरफ है बच्चों 1। कंडीशन है y का मान 0 तब होगा यदि x का मान 2 लोगे। ये तब लगाते हैं जब c को हटाना होता है, कांस्टेंट को हटाना होता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा बच्चों, dy इधर रहेगा और यहाँ dx आ जाएगा, और ये यहाँ पर x² - k1, तो 1 को मिल सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x + 1 x - 1, क्योंकि आपको पता ही है a² - b² क्या होता है बेटा, a + b गुणा a - b। इससे खोल दिया, ये a की जगह पर, ये b की जगह पर, सारे गुणनखंड के रूप में है कि नहीं। तो हम अब क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ समाकलन करना होता है। तो dy का समाकलन क्या हो जाएगा y, और इसका क्या करना पड़ेगा हमें, आंशिक भिन्न द्वारा इसका हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम i मान लेते हैं और हल कर लेते हैं। चूंकि dx को नहीं लेते हैं तो इसका गुणा जो पर 1 है,
तो ये सारे गुणनखंड के रूप में, तो a बट्टा एक्स प्लस बी बट्टा एक्स प्लस 1 सी बट्टा एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब हमें क्या करना है, हल करना है। लॉस ऑफ तीनों के आपस में गुणा कर देंगे, इससे ये कटक, ये गुणा ये आ जाएगा। तो कुल मिला के ये चीज़, इससे ये कटेगा, ये चीज़ और ये चीज़ गुणे में आ जाएगी। इससे ये कटेगा, ये चीज़ गुणे में आ जाएगी। इसके बट्टे में भी वही चीज़ है इधर। ठीक है, तो क्या बचा बेटा, जब सारे गुणनखंड रैखिक हो ना, तब ए बी सी का मान निकालना बड़ा आसान हो जाता है। ये सब अब मैंने सिखा रखा है प्रश्नावली 7.5 में। ठीक है ना, कुछ नया नहीं बता रहे हैं हम, आपको पता ही होगा, अगर आपने पढ़ा है तभी आप ये सब पढ़ रहे हो। तो अब क्या करना है बेटा, अब हमें क्या करना है, जब पहले गुणनखंड का मान, जैसे ये x है ना, इसको 0 मान लो। जब x बराबर 0, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 रख दो। यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ ये वाला पद 0 हो जाएगा, ये वाला पद भी 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते 0 हो जाता है। तो a 0 - 1 0 + 1, ये यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, ये सारे पद 0 हो गए। तो कुल मिला के यहाँ से माइनस का a बचा, तो a का मान -1 आ गया। नेक्स्ट x - 1 को 0 रखना है, तो माइनस का 1 रख के +1 हो गया। अब जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना बेटा, वहाँ वहाँ 1 रख देना है। इस तरफ तो है ही कांस्टेंट टर्म। अब आपने x - 1 को 0 माना है, तो ये वाला पद 0 हो जाएगा, ये वाला पद भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ ये। और x की जगह पर रखना है 1। ठीक है, तो यहाँ से 2 हो जाएगा, 2b, तो b का मान आ गया 1/2। अब नेक्स्ट इसको 0 मानना है। जब x + 1 = 0, तो प्लस का 1 इधर आके माइनस के 1 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x + 1 दिख रहा है ना, वहाँ वहाँ उसको 0 कर देना है, और जहाँ x दिख रहा है वहाँ माइनस के 1 रखना है। तो यहाँ से -2, तो 2c, तो c का मान भी आ जाएगा 1/2। ए बी सी के मान मिल गए, ए बी सी के मान को उठाकर यहाँ रख देना है हमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए बी सी के मान रखने पर इस तरफ y था, dy का समाकलन y हुआ था, और मान भी रखेंगे और डायरेक्ट समाकलन भी करते रहेंगे। ठीक है, a का मान कितना आया था बेटा, a का मान आया था -1। ठीक है, सो माइनस यहाँ x था dx। b का मान आया था 1/2, और ये था x - 1, और c का मान आया था, c का मान भी 1/2 ही आया था, तो ये 1/2, ये था x + 1। ठीक है, समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा -log x, ये हो जाएगा log x - 1 1/2, ये हो जाएगा log x + 1। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ख़त्म हो गया तो मैं c जोड़ दूंगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, कंडीशन का उपयोग करना है। कंडीशन, चूंकि कंडीशन में ये बोला गया था कि y का मान आपको 0 लेना है यदि x = 2, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 2 रखना और y की जगह पे 0 रख दो c का मान निकालने के लिए। इसको हटाना होता है ना, इसको हटा के जो मान रखते हैं, जो हल आता है उसे विशिष्ट हल कहते हैं। तो ये हो जाएगा -log 2 1/2 log 2 - 1। ठीक है, सो यहाँ से तो -log 2, यहाँ से log 1 बचेगा, और log 1 की वैल्यू होती है 0, 1/2 log 3। ठीक,
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब 1/2 आपको ये सूत्र पता ही होगा, m log n जो होता है log n की पावर m होता है, मतलब ये जो चीज़ होती है वो पावर में आ जाती है। कैलकुलेशन ढंग से रखनी है बस, log 3 की पावर 1/2। और आपको ये पता होगा बेटा log m माइनस log n क्या होता है बच्चों, log m अपॉन n है कि नहीं। तो ये प्लस का c इधर आगे माइनस का c हो गया और ये इधर आ जाएगा। सो कुल मिला के जो c की वैल्यू होगी वो माइनस के log हाफ का मतलब क्या होता है रूट, ये चीज़। तो ये c की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये c की वैल्यू उठाकर हम यहाँ रख दूँ, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बताओ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो बेटा हम y की वैल्यू हो जाएगी माइनस के log x प्लस 1/2 c की वैल्यू माइनस में log √3/2। ठीक है, अगर इसको प्लस में करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, ये ध्यान रखो आंसर। ठीक, बस कैलकुलेशन पे फोकस रखो, आपका क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये भी हो गया। अब आते क्वेश्चन नंबर 13 में, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, इस पे आ जाओ। 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया है बच्चों, हमें दे रखा है 14 नहीं बेटा 13 है। ठीक है, cos dy/dx ये चीज़ हमें दे रखी है a के बराबर, और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि जो a आ रहा है वो वास्तविक संख्या से आ रहा है, r से आ रहा है। ठीक है, एंड कंडीशन मुझे दे रखी है जो हमें लास्ट में यूज़ करना है, y के प्लेस पे 1 रखना है यदि x का मान आप 0 लेते हो, विशिष्ट हल निकालने के लिए। ठीक है, तो cos इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, cos इनवर्स। ठीक है, तो dy ये dx इधर आ जाएगा। अब आप cos इनवर्स a क्या हो जाएगा हमारे लिए, कांस्टेंट, दोनों तरफ समाकलन करना है, समाकलन कर दिया, x के सापेक्ष करना है ना, तो a हमारा कांस्टेंट वो बाहर आ गया, तो dy का समाकलन करोगे तो y आ जाएगा cos इनवर्स बाहर, और dx का समाकलन क्या होता है बच्चा, x होता है, और इंटीग्रेशन हो गया तो c जोड़ दो। अब मुझे c को हटाना है, कंडीशन लगाना है, चूँकि y का मान मुझे 1 रखना है जब x का मान मेरे पास 0 हो, तो y का मान 1 रखेंगे, cos इनवर्स और x की जगह मुझे 0 रखना है, तो ये तो हो जाएगा 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस c, तो c का मान 1 आ गया, वो यहाँ रख दूंगा मैं c का मान रखने पर। ठीक है, तो y का मान आ जाएगा बच्चों cos इनवर्स a इंटू x प्लस 1। ये हमारा विशिष्ट हल हमें मिल चुका है। ठीक है बेटा, इतना आसान था, हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है बच्चों, दे रखा है dy/dx y tan x के बराबर दे रखा है। कंडीशन है y का मान 1 लेना है यदि x का मान आप 0 लेते हो तो। ठीक है, y का मान 1 नहीं, y का मान 2 लेना है ना, y का मान 2 लेना है और x का मान 0। सो हल करते हैं, क्या दिक्कत है, y वाला y की तरफ ये गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, 10x ये बट्टे में जाके गुणे में आ गया। अब क्या करना हो तो दोनों तरफ समाकलन कर दिया, dy/y इसका हो जाएगा log y। मॉडुलस में लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा ये वैल्यू पॉजिटिव में होती है। और 10x का समाकलन क्या होता है बेटा, माइनस के log cos x। इंटीग्रेशन हो गया, c जोड़ देंगे। ठीक है,
सी जोड़ देंगे। अब वो मैंने यहाँ पर 1 लिखा था ना, कुछ आपके किताब में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो वो मिसप्रिंट है। तो 1 करोगे तो परफेक्ट आंसर आ जाएगा, वरना 2 लिखा है तो मैं 2 के हिसाब से ही करूँगा। तो यहाँ y की जगह पे रखूँगा 2, यहाँ रख देना, चूँकि y बराबर 2 है जब x का मान आप 0 लेते हो। log cos 0, ठीक है। तो इधर तो बच्चा log 2, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों 0। तो c की वैल्यू आ जाएगी log 2। c का मान उठाकर यहाँ से हम यहाँ पर रख देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा, मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, यहाँ से आ जाएगा log y माइनस के log cos x, और c की वैल्यू कितनी है बच्चों log 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहीं पे छोड़ो, ज़्यादा हल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी और थोड़ा log m माइनस n1 करके आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बट मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पे 1 होगा y की जगह पर। तब तुम अगर NCERT से आंसर मिलाओगे तभी मैच करेगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। ये हो गए हमारे क्वेश्चंस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ से जितनी भी प्रॉब्लम है ना बच्चों, वो सारे वर्ड्स में दे रखे हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम है, ठीक है। सारे क्या हैं बच्चों, वर्ड्स प्रॉब्लम। तो करते हैं, क्या दिक्कत है। कह रहे बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब बिंदु का मतलब समझ लो बेटा, ये x की जगह, ये y की जगह पे कंडीशन है ये, जिसका अवकल समीकरण ये है। मतलब विशिष्ट हल ही निकलेगा यहाँ से, x की जगह पे 0 रखना और y की जगह पे 0 रखना है, ठीक है, समझ गए। चलिए तो देखो बेटा, सबसे पहले अवकल समीकरण क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 15 है। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो बच्चों वीडियो को एक बार दोबारा देखें। तो दिया है, क्या दिया है बेटा अवकल समीकरण, जो हमें अवकल समीकरण दे रखा है वो हम लिख लेते हैं y डैश, और इधर है e की पावर x sin x। तो y डैश का मतलब क्या होता है, dy बट्टे dx, एक बार अवकलज है ना बच्चों, ये चीज़ है। अब हम क्या करेंगे, y को एक तरफ रखते हैं और x को एक तरफ, ये बट्टे में तरह के गुणे में आ जाएगा, ठीक है। d को हटाने के लिए क्या कर दे, दोनों तरफ समाकलन कर दिया, तो dy का हो जाएगा y, और इसमें लगाना पड़ेगा मुझे फर्स्ट इंटू सेकेंड, आईलेट वाले रूल से, आईलेट इंटीजर या फिर इनवर्स, लॉगरिथम, एल्जेब्रिक, फिर आता ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर आता एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है, एक्सपोनेंशियल बाद में है, ठीक है, लॉजिक लग गई। बट इसमें तुम अगर डायरेक्ट देखो बेटा, ये तो y हो गया, अगर तुम यहाँ से करते रहोगे ना, इसको i मान के नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा इंटीजन कभी ख़त्म ही नहीं होगा, तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, इंटीजन ख़त्म नहीं होगा। तो मुझे इसको मान के करना पड़ेगा, माना i बराबर, ये चीज़ i के बराबर मान लेनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर जब हल हो जाएगा तब मान रखना पड़ेगा। तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाएंगे, फर्स्ट बाहर, ठीक है, फर्स्ट बाहर इंटू सेकेंड का ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल है ना। चलो करते हैं, फिर देखेंगे जो बात की बात। फर्स्ट बार इधर आ गया, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन लगता है पहले वाले का डेरिवेटिव, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, cos x, ठीक है। एंड साइन x का डेरिवेटिव cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये सब चीज़ आनी चाहिए। अब इसमें फिर से फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा, ठीक है, ये फर्स्ट ये सेकंड, ध्यान से देखना, e की पावर x ये साइन x है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, सो फर्स्ट वैसे का वैसा इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x, ठीक, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x,
लेकिन माइनस में होता है, तो माइनस इसको कर देगा प्लस। ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल आता है। और सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x का e की पावर x से होता है dx। अब देखो ये चीज़ फिर से आ गई ना, तुमने इसको ही तो आई लेट किया था, ये फिर से आ गया, कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो ये आई की जगह पर है, ये इधर आई चल रहा है ना, इधर आई चल रहा है। तो अरे यार आई तो चल रहा है, लेकिन ये प्लस का है, हाँ ये माइनस का है ना, माइनस का आई हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर माइनस माइनस, देखो ये माइनस होगा ना, आई की जगह पर है, तो ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस के आई, तो ये हो जाएगा 2i, और यहाँ से बचेगा e की पावर x साइन x माइनस के कॉस x e की पावर x। ठीक है, सो आई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी e की पावर x साइन x कॉस e की पावर x अपॉन में 2। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ये हम यहाँ पर रख देंगे, प्लस c कर देंगे, है ना। नाउ अब तो y का जो मान है वो है बेटा e की पावर x, कॉमन निकाल दिया मैंने, कॉस x बट्टे में 2 प्लस c, ये मुझे y मिल रहा है इंटीग्रेशन करने के बाद। इंटीग्रेशन हो गया तो c जोड़ देंगे ना। अब कंडीशन जो दे रखी है उसका उपयोग करो। कंडीशन बोला है चूँकि यह 0,0 से जाता है, इसका मतलब x के जगह पे 0 है और y की जगह पे भी 0 रखना है। रखो 0 इसमें, e की पावर साइन 0 कॉस 0 प्लस c। किसी की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये माइनस के 1/2, इधर आके प्लस का 1/2 हो जाएगा। c का मान आ गया 1/2, c के मान को उठाकर यहाँ पर रख देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो जो y का मान होगा e की पावर x साइन x कॉस x अपॉन 2, और c की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 1/2 आंसर। तो ये हमें हमारा विशिष्ट हल मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हो गया क्वेश्चन नंबर 15, शानदार जानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं अवकल समीकरण, ये अवकल समीकरण है और ये इससे जाता है, यानी x के जगह पे 1 रखना और y की जगह पे माइनस के 1, है ना, लास्ट में जब c को हटाना होगा। करते हैं, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, अंग्रेजी में बोलते हैं गिवन। क्या दे रखा है अवकल समीकरण हमें, एक्स वाई डी वाई बट्टे डी एक्स +2 y+2। वेरिएबल सेपरेबल करेंगे हम, डी वाई, ये y यहाँ पे पहले से ही है और ये y+2 इधर आ जाएगा, dx बट्टे का इधर ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, यहाँ बट्टे में आ जाएगा और यहाँ से पहले से ही है x+2। थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, आप कहोगे सर हम पहले से ही बहुत स्मार्ट है। क्या करेंगे, सेम टू सेम बना सकते हैं, तो मैं 2 जोड़ूंगा और 2 घटाऊंगा और अलग अलग बट्टे भी ले लूँगा साथ ही साथ। ठीक है, और यहाँ से देखिए बेटा अलग अलग बट्टे लूँगा, x बट्टे x, 2 के बट्टे में x, इधर है dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर देंगे। इससे सेम टू सेम कटा तो यहाँ से आ जाएगा dy, यहाँ से माइनस का 2 बाहर, 1/y+2 dy, इधर से x से कम x तो 1 dx, 2 बाहर 1/x dx। कितना सिंपल हो गया आप खुद ही बताइए। इंटीग्रेशन करेंगे, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y, ये हो जाएगा 2 log y+2, 1 dx का x, और ये हो जाएगा 2 log x। इंटीग्रेशन ख़त्म, c ऐड कर देंगे। ठीक है, चूँकि ये किससे गुजर रहा था, चूँकि ये 1, -1 से गुजरता है, यानी कि x के जगह पे 1 रखना है और y की जगह पे -1।
ठीक है, अब समीकरण मान के भी इसको हल कर सकते हो। रखो y की जगह पे -k1, x की जगह पे 1। सो आपको बताइए बच्चों, log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। log 1 यहाँ से भी आ जाएगा, ये log 1, तो यहाँ से बच जाएगा -k1, ये तो हो जाएगा 0। यहाँ से बच जाएगा +k1, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो इधर आ जाएगा +1, इधर आके आ जाएगा -k1, तो c की वैल्यू आ गई -k2। c का मान रखने पर हम यहाँ पर c का मान रख देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा -k2 log y + 2x 2 log x। c का मान कितना है? -k2। आंसर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 18वां, 18 से पहले 17वां है। कह रहे बिंदु 0,2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमसे पहले वक्र, जो कोई भी एक वक्र है, कोई भी एक ऐसा वक्र है, ठीक है, सो हमें क्या दे रखा है? कह रहे हैं वक्र का कोई एक बिंदु है जो कि है x, y, और उस पर जो प्रवणता है, जो ढाल है, ठीक है, तो ढाल क्या होता है? चूंकि जो ढाल यानी कि जो प्रवणता है वो होती है dy/dx वक्र में, है ना। तो हमें क्या दे रखा है प्रश्नानुसार? प्रश्न में ये बोला गया है कि जो प्रवणता है dy/dx, उस प्रवणता का जो बिंदु है उसका y निर्देशांक का जो गुणनफल है वो x निर्देशांक के बराबर है। ये चीज़ हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब ढंग से पढ़ो, क्या बोला है? ऐसे वक्र का समीकरण गया जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु y निर्देशांक का जो गुणनफल है उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है। अब हल कर दें, क्या दिक्कत है? यहाँ तो वेरिएबल सेपरेबल करोगे, y dy, x dx, x x तरफ हो गया, y y तरफ हो गया, फिर करेंगे दोनों तरफ समाकलन, x की पावर n वाला सूत्र लग जाएगा, ये हो जाएगा y/2 और ये हो जाएगा x²/2 और यहाँ लगा दोगे c। ठीक है, थोड़ा हल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x² + 2c, 2 से 2 कटा, y² x² + के 2c। ये किससे जाता है? चूंकि ये 0,-2 से जाता है, यही बोला गया क्वेश्चन में। यानी कि x के प्लेस पे आपको 0 रखना है और y के प्लेस पे क्या रखना है बच्चों? -k2। यहाँ पर रख दो -2 और x के प्लेस पे 0, 2c, तो यहाँ से आ जाएगा 4 2c। ठीक है, तो c का मान मत देगा, 2c का मान ही हमें निकालना है, यहाँ रखना है 2c का मान, तो 2c का मान उठाकर यहाँ पर हम रख देंगे। बताओ y² x², 2c का मान कितना है? 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका विशिष्ट हल आपको मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एकदम आसान सा क्वेश्चन था, आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे एक वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को -4,3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। यदि यह वक्र -2,1 से गुजरता हो तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो रिस्ट्रिक्शन ये है, ठीक है, और जो वक्र मिलेगा इतने x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को
से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले जो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी, अभी आपको बता दूं, हाँ यहाँ लिख सकते हो, हम जानते हैं, वी नो दैट, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है। स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है बच्चों? dy/dx। और बिंदु xy, चूंकि बिंदु x, y व -4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता, मिलाने वाले रेखाखंड, शुद्ध तो पता ही होगा क्या होता है फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, -3, किसी को भी x1 y1 मान सकते हो, किसी को भी x2 y2 मान सकते हो। और y1 कितना है, ये x2 कितना है बेटा, -4, और x1 कितना है, x। ऊपर से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 3 + y, ये हो जाएगा 4 + x। तो प्रवणता आ जाएगी 3 + y/4 + x। ठीक है, अब ये जो प्रवणता है प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार ये हमें बोला गया है कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है dy/dx, वो जो ये प्रवणता आई है इस प्रवणता की दुगुने के बराबर है। ठीक है, इस प्रवणता की दुगुने के बराबर है। ढंग से बढ़िएगा। एक वक्र किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि dy/dx स्पर्श बिंदु को और बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है। ठीक है, दुगनी है। अब इसको हल कर दे, फिर कंडीशन पे आ जाएंगे। तो y को एक तरफ लिखो और x को एक तरफ लिखो। ये y + 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ये आ जाए 2 बाहर और ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना हो, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा log y + 3, ये हो जाएगा log 4 + x। इंटीग्रेशन खत्म, हम क्या कर देंगे बेटा, c जोड़ देंगे। अब किससे गुजरता है ये, चूंकि -2,1 से गुजरता है, यानी कि x के जगह पे मुझे -2 रखना और y की जगह पे 1 रखो। यहाँ पर log y की जगह पे 1 और x की जगह पे -2 रखना है। तो ये हो गया log 4, यह आ जाएगा log 2। ठीक है, जो ये चीज़ होती है वो पावर में आ जाती है, तो log 2 की पावर 2 हो जाएगी। तो ये भी हो जाएगा log 4, और इस तरफ भी क्या है बच्चों, log 4। तो प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो c का मान क्या आ जाएगा, देखो ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो c का मान 0 आ गया। अब c के मान को यहाँ से उठाकर यहाँ रख देना है, तो लिख देंगे c का मान रखने पर, तो log y + 3 2 log x + 4, c का मान 0 है, यानी कि जो आंसर आ जाएगा log y + 3। ठीक है, ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से सॉल्व हो गया है कि नहीं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई सा भी क्वेश्चन कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है, किसी भी टाइम में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले ही बता रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में जाओ 19 में, कह रहे हैं एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है
स्थिर गति में बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी। जब गुब्बारा होता है बेटा, आपने गुब्बारा देखा होगा, ऐसा होता है, तो जब ये गुब्बारे की शेप होती है ऐसे, है ना, तो जब गुब्बारा में यहाँ से हम फूंक मारते हैं, यहाँ हम फूंक मारते हैं तो गुब्बारा फैलता रहता है। पहले सपोज करो इतना फैला, फिर इतना फैलेगा, फिर इतना फैलेगा, जितना हवा मारोगे वो फैलता रहेगा टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं, माना किसी समय t को t मान लेते हैं, माना किसी समय t पर गुब्बारे की जो त्रिज्या है वो r है, r, तथा जब गुब्बारे में हवा भरता है ना वो जगह घेरती है तो आयतन हुआ, तथा आयतन क्या है बेटा, v है। तो इनिशियल स्टेज में अगर मैं गुब्बारे की मैं बात करूं तो v बराबर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि गोलाकार बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, ये चीज़ आपको पता चल रही है। अब जो परिवर्तन हो रहा है, देखो क्वेश्चन में जो बोला गया है, एक गोलाकार गुब्बारे का हवा भरकर फुलाया स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में उस गुब्बारे की स्टार्टिंग में 3 इकाई थी और 3 सेकंड बाद 6 इकाई हो गई तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा। जो परिवर्तन होता है वो समय के सापेक्ष होता है। ठीक है, जो परिवर्तन होता है वो समय के सापेक्ष होता है। क्लियर। तो देखो, जब परिवर्तन होगा, चूंकि ये v है ना, तो d अपॉन जो dt है, परिवर्तन समय के सापेक्ष, d अपॉन dt परिवर्तन, जो v होगा वो कोई एक कांस्टेंट होगा, है ना, कुछ आयतन हो ही रहा होगा। परिवर्तन जब होगा तो कुछ ना कुछ चीज़ तो उसके अंदर होगी, तो उसे मैंने k मान लिया है। ठीक है, तो v का मान मैं उठाकर यहाँ से यहाँ रख दूंगा, तो यहाँ से क्या होगा, d/dt 4/3 पाई r क्यूब, इधर क्या है बच्चों, k है। ठीक है, सो अवकलज करेंगे, टी के सापेक्ष करना है, 4/3 पाई तो हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आर क्यूब का क्या होगा, पहले पावर सरल होगी, 3r² और आर का अवकलज क्या हो जाएगा, dr/dt, और इधर हमारा क्या है, तो देखो 3 से 3 कटा, और इधर हमारे पास क्या बचा, 4 पाई r² dr/dt, और इधर क्या है, k, इधर ये आ जाएगा dt। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ समाकलन करना है। करेंगे समाकलन, तो इधर भी समाकलन किया, इधर भी समाकलन किया, 4 पाई बाहर आ गया, r² dr है तो ये हो जाएगा r³/3, के बाहर आ जाएगा, dt का समाकलन हो जाएगा t। समाकलन जैसे ही हो जाता है हमें c जोड़ देना होता है, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। ठीक, प्रथम शर्तानुसार क्वेश्चन में प्रथम शर्त में इनिशियल एकदम प्रारंभिक स्थिति में एकदम जब स्टार्टिंग होता है तो समय हमेशा 0 होता है, तो त्रिज्या कितनी होती है, 3 इकाई होती है, ये बोला गया है। देखो ये बोला गया है ना, आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, मतलब स्टार्टिंग जब हो रहा था समय 0 होगा और आर हमारे पास 3 है, तो ये मान हम रखेंगे यहाँ से, क्योंकि मुझे 2 चीज़ के मान चाहिए, मुझे k का मान चाहिए और मुझे c का मान चाहिए। तो रखेंगे यहाँ पर 4 पाई r³/3, तो जैसे ही मैं यहाँ पर 0 रख दूँगा तो k ये हो जाएगा 0, और ये, अरे भाई r की जगह 3 रखना था, ये 3 रख दिया, और ये c आ गया। तो कुल मिला के 1 3 कटेगा, 9 बचेगा, 3 3 9 9 चौको 36 पाई, c का मान कितना है, 36 पाई। ठीक है, तो c का मान मैं 36 पाई यहाँ रख दूंगा, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से उठाकर यहाँ रख देंगे। अब क्या हो जाएगा, जैसे ही मैं मान रखूँगा तो ये हो जाएगा 4 पाई r³/3 KT, c का मान कितना है, 36 पाई।
बताइए बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसे मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड मानता हूँ। अब फिर से द्वितीय शर्तानुसार आ जाओ। दूसरी कंडीशन भी है हमारे पास। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि 3 सेकंड बाद, यानी कि टी 3 होगा, 6 इकाई हो जाती है बच्चे। टी अब की बार आपको 3 लेना है और जो आर है वो आपका 6 हो जाता है। ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, तो 4 पाई आर की जगह पर 6 रखना है अपॉन में 3 की टी की वैल्यू कितनी है 3 और यह 36 पाई। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जब तुम इसको गुणा भाग करके हल करोगे ना, तो के का जो आंसर आएगा वो मैंने पहले ही लिख के रखा है, 84 पाई आएगा। हल कर लेना बेटा, जगह नहीं है कर देता। अब आपको क्या करना है, इस के का मान उठाकर यहाँ रख देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा, के मान को उठाकर यहाँ रख दोगे, जो भी आएगा आर का मान वो आपका हल होगा। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, टेंशन मत लो। तो यहाँ 4 पाई आर क्यूब बट्टे 3, यहाँ हो जाएगा 84 पाई प्लस 36 पाई। ठीक है, सो यहाँ से देखो बेटा, आर क्यूब है, ये 4 पाई बट्टे में आ जाएगा और ये बट्टे के अंदर 3 गुणे में आ जाएगा। 6 और 4 10, 8 और 3 11 और 1 12। ठीक है, पाई बाहर, पाई से पाई कैंसिल, 4 3 0। तो आर क्यूब आ जाएगा आपका। सही कैलकुलेशन है ना ये? ओ शिट, गड़बड़ कर दिया यार, इधर टी भी था ना, ये टी तो मैंने देखा ही नहीं यार। ये जब मान रखेंगे तो यहाँ टी भी है ना, ये टी भी तो है, तो ये गलत हो गया। इधर हटी दुर्घटना घटी, क्यों भाई साहब, यही तो होना है हमारे साथ। 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3, यहाँ से है बेटा 84 पाई टी प्लस 36 पाई। ठीक है, अब बस यहाँ पे भी छोड़ सकते हो तो भी आंसर, लेकिन आर का मान निकाल के दिखाना है ना त्रिज्या के फॉर्म में। तो 3 से बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा, 4 से भाग भी दे सकते हो। देखो यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 4 से भाग जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, पाई भी बाहर निकाल लो तो यहाँ से सिर्फ टी बचेगा, 4 9 36। ठीक है, और यहाँ से 4 पाई है, पाई से पाई कैंसिल और ये 3 बट्टे में इधर के गुणे में लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा आर क्यूब, 3 से अंदर गुणा कर दोगे 63 टी 9 3 27। तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 63 टी 27। ये जो भी होता है ये इधर आ जाता है, पावर 1 के बट्टे में आ जाता है। तो यह आंसर आ जाएगा आर का। ये विशिष्ट हल होगा आर का, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक, अभी हमारे कितने क्वेश्चन बच रहे हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक दर से होती है। यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए और log 2 का मान आपको ये दे रखा है। ठीक है, वैसे आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि कई जगह पर इसका उपयोग होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 में आ जाते हैं। किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत हो तो बेटा दोबारा देखें वीडियो को। मैंने मान लेता हूँ, माना जो मूलधन है वो मेरा पी है। ठीक है, ब्याज 8% दे ही रखा है। ब्याज हमें क्या दे रखा है, ब्याज प्रतिशत जो हमें दे रखा है वो 8% दे रखा है। तो देखो बेटा, मूलधन, जो मूलधन है हमारे पास, मूलधन में जो वृद्धि होगी हमारी
वो समय के सापेक्ष होगी, टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे पहले साल कुछ होगा, दूसरे साल कुछ होगा, तीसरे साल कुछ होगा। तो ये जो साल में बोल रहा हूँ वो क्या, एक समय है। तो मतलब समय के ये मूलधन में जो परिवर्तन होगा, ठीक है, वो क्या होगा। और आर जो हमें दे रखा है, देखो, डीपी बट्टे dt, समय के सापेक्ष मूलधन में परिवर्तन होगा। ये किसके बराबर दे रखा है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि R% है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टे में 100, दर से होती है, ठीक है। तो R% है, यानी कि PR%, यानी कि PR% का मतलब बट्टे में 100, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, DP बट्टे dt। अब इस P से इस P को मत काट देना, बड़े स्मार्ट हो, मुझे आप पता है, लेकिन ये परिवर्तन DP बट्टे dt है, और ये P अलग है और ये P अलग काम करेगा यहाँ पर। तो P को एक तरफ करना है, R को एक तरफ करना है। तो यहाँ से आ जाएगा DP बट्टे P, और यहाँ से आ जाएगा 1/100 इधर R dt, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ समाकलन कर देना है। कर देंगे समाकलन, तो ये हो जाएगा log P, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा log P। टी है तो R/100 तो कांस्टेंट हो गया, टी का समाकलन क्या हो जाएगा, T, समाकलन ख़त्म, C जोड़ देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तुम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ना, इस C को, कांस्टेंट को, अपनी सुविधा के लिए log C ले लो, log C। अब क्या होगा कि प्लस का सीधे को इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का C। इससे कैलकुलेशन बहुत आसान होगी। और आपको पता ही है log m माइनस log n क्या होता है बेटा, log m/n होता है। तो यहाँ से log P/C आ जाएगा, और ये हो जाएगा R/100 × T। एंटी लॉग ले लोगे तो यहाँ से लॉग हटा दोगे, ये यहाँ से सिर्फ P/C बचेगा, और इधर जो भी चीज़ है वो e के पावर में चली जाती हैं, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो ये C बट्टे में इधर के गुणे में लग जाएगा। ये आ गया, इसे मैं समीकरण नंबर 1 मानता हूँ। कहीं पे भी कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अब कंडीशन में आते हैं। स्टार्टिंग में क्या बोला गया है, प्रारंभिक स्थिति में जब t का मान 0 है तो p का मान क्या बोला है, 100 रुपये मूलधन है। स्टार्टिंग पे जो मूलधन मैंने लगाया था वो कितना है, 100 रुपये है। ये देखो, यदि 100 रुपये 10 वर्षों में दुगने हो जाते तो r का मान ज्ञात कीजिए, यही बोला गया ना। तो स्टार्टिंग पे जब मैं कितना लगा रहा हूँ, 100 रुपये, यानी कि जब समय मेरे पास 0 है एकदम शुरुआत में, तो मेरे पास मूलधन P मेरे पास कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये मान मैं रख दूंगा यहाँ पर। P का मान 100 है, C का मान मुझे निकालना है E, ठीक है, R/100, और T का मान क्या है, 0। किसी की पावर में मल्टीप्लाई में 0 होता है तो वो 0 हो जाता है, और किसी की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1। तो C का मान आ गया 100। C का मान कितना आ गया, 100 आ गया। कोई दिक्कत बच्चों बताइए, यहाँ तक नहीं होगा। अब C का मान उठाकर यहाँ रख दो, ठीक है, यहाँ रख देंगे हम C का मान। अतः तो ये हो जाएगा 100 1 की पावर R/100 × T। एक एक करके हमें करना पड़ेगा ना। तो ये मैंने C का मान रख दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। फिर क्या बोला गया है कि 10 वर्ष बाद, द्वितीय शर्तानुसार, जब T का मान 10 है तो जो मूलधन है वो दुगना हो जाता है, यानी कि जो P है वो 200 हो जाता है। 100 रुपये लगाया था तो वो 200 हो गया। अब ये कंडीशन आपको यहाँ रखनी है, इसे आप समीकरण 2 मान लो, यहाँ रख दो, ठीक है। यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 200, इधर है 100, R/100, T का मान कितना है बेटा, 10। ये हो गया 2, ठीक है।
2 और यहाँ से 0 कटा 2 e की पावर में r/10 10 है ये सिर्फ। ठीक, सो अब क्या किया जाए बच्चों, अब log ले लो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा log 2 और ये हो जाएगा log e की पावर में r/10। ठीक है, तो यहाँ से log 2 का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना, हाँ log 2 का मान दे रखा है क्वेश्चन में 0.6931। log e की पावर में x आपको पता ही होगा ना, log e की पावर में x क्या होता है x, और यहाँ x की जगह पे क्या है देखो यहाँ x की जगह पे क्या है बेटा r/10, ये आ गया, ये गुणा कर दोगे तो r का मान क्या हो जाएगा, दशमलव एक स्थान के बाद आ जाएगा 6931। ठीक है, तो रेट निकालना है, परसेंट में निकालना है, प्रतिशत में बोलना चाहोगे तो ये हो जाएगा 2, तो r का मान अगर प्रतिशत में बोलोगे 6.93%। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा इंटरेस्ट होगा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है। इस बैंक में 1000 जमा कराए जाते हैं, ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है। ठीक है, सो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 21 है, वही चीज़ बाहर स्टार्टिंग पे मानना मूलधन हमारे पास कितना है P है, और जो ब्याज दर क्वेश्चन में बोल रखा है वो 5% है। ठीक है ना, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना बोल रखा है 5%। इसलिए मूलधन समय के सापेक्ष बढ़ता है, तो यानी कि हमारे पास क्या है DP/DT। मूलधन कितनी परसेंट की दर से बढ़ रहा है, 5% की दर से बढ़ रहा है। ठीक है, 5% की रेट से बढ़ रहा है, यानी कि जो DP/DT है वो 5P/100%, का मतलब अपॉन में 100, यानी कि DP/DT ये हो जाएगा 0.05 DT। जो भाग दोगे तो ये आएगा, इधर आ गया है ना P, और इधर वाला P इधर आ जाएगा बट्टे में, एक साथ कर लिया मैंने। ठीक है, अब हमें फिर क्या करना होता है, दोनों तरफ समाकलन करना होता है। कर दिया, DP/P का हो जाएगा log P 0.05, DT का समाकलन हो जाएगा T प्लस C फिर से वही अपनी सुविधा के लिए क्या करेंगे, C में log में लेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही हमने किया था। तो इधर क्या हो जाएगा बेटा, कि प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 0.05 T, तो ये हो जाता है log M-N, यानी कि log M/N 0.05 T। तो एंटी लॉग ले लेंगे, ये चीज़ एक्सपोनेंशियल में आ जाएगी। ठीक है, तो P हमारे पास हो जाएगा C e की पावर में 0.05 T। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रारंभिक स्थिति में देखें तो एकदम स्टार्टिंग में T का मान कितना है 0 है, और जो मूलधन हमारे पास है वो 1000 है। ये क्वेश्चन में देखो, यहाँ देखिए इस बैंक में 1000 जमा कराए जाते हैं। कब कराए जाते हैं, एकदम स्टार्टिंग में, यानी कि जब T हमारे पास 0 है। ठीक है, तो P हमारे पास 1000 है, तो मैं ये मान रखूँगे हम यहाँ पर। मुझे C और T के मान निकालने हैं, तो प्रिंसिपल मूलधन मेरे पास 1000 रुपये है, और C मुझे निकालना है 0.05, और T का मान कितना है 0। किसी की घात 0 हो, किसी के को 0 से गुणा करेंगे 0, किसी की घात 0 हो उसका मान 1 होता है। तो C का मान आ गया ये 1000।
अब उठा के यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, तो P बराबर हो जाएगा ये। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। सो ये चीज़ आ गई है 1000। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया e की पावर 0.05t सेकेंड। अब आ जाओ द्वितीय शतांश 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद यानी कि t हमारे पास क्या है 10, तो p कितना होगा वो हमसे पूछ रहा है ना, तो रखते हैं यहाँ पर कितना है 1000 और e की पावर में 0.05 t का मान 10, तो ये चीज़ है। और 10 से गुणा करेंगे तो e की पावर में आ जाएगा 0.5 और इसका मान क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है ना, इसका मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है 1.648, तो ये मान रख दूंगा मैं, यहाँ है इतना 1648, गुणा करेंगे 1648 पीछे से 30.123 स्थान के बाद। ठीक है, तो P कितना हो जाएगा 1648। तो 10 वर्ष बाद जो हमारी धन राशि है वो इतनी हो जाएगी। आपने 1000 रुपये लगाए थे और आपके कितने हो जाएंगे 1648 रुपये 10 वर्ष बाद। ये आपका आंसर आ जाएगा। पहले आपने लगाए थे 1000 रुपये, 10 वर्ष बाद आपको मिलेंगे 1648 रुपये, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पे भी कोई डाउट दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार प्लीज़ दोबारा देखें। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सारे एक तरीके से हो रहे हैं, आप देख रहे हैं। 23वां तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ना। 22वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या इतनी है, 2 घंटों में इनकी संख्या 10% की वृद्धि होती है। ठीक है, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या इतनी हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि की जो दर है उनकी उपस्थित संख्या के समानुपाती है। वृद्धि की जो दर है समानुपाती दे रखा है उनके उपस्थित जीवाणुओं के। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। अवकल समीकरण वहीं से बनेगा, तो मान लेते हैं, माना क्वेश्चन नंबर ये कौन सा बेटा 22, माना किसी समय t पर जीवाणुओं की संख्या y है, तो क्या होगा। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि उनकी जो परिवर्तन समय के सापेक्ष होता है। dy/dt किसके समानुपाती है, उन जीवाणुओं के समानुपाती है। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ते ही हो समानुपाती, जब आप चिन्ह हटाते हो बराबर लगाते हो तो कांस्टेंट आ जाता है। उस कांस्टेंट को मैंने k ले लिया है यहाँ पर, तो ले लिया तो k का मान निकालना पड़ेगा। तो dy ये गुणे में इधर के बट्टे में आ गया और यहाँ पे k dt हो गया। फिर हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ समाकलन। सो यहाँ से आ जाएगा log y के बाहर dt का समाकलन करेंगे t और फिर c जोड़ देंगे हम। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, प्रारंभिक स्थिति में जो t होता है वो 0 होता है और इस y को मैं इनिशियल स्टेज में y 0 मानता हूँ। ठीक है, इसको मैंने y की जगह y तो मैं नहीं मान सकता, y 0 मान लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा log y 0 की t की जगह पर 0 प्लस c, तो c का मान हो जाएगा log y 0।
इस मान को मैं उठाकर यहाँ रख दूंगा c की जगह पर, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो बच्चों यहाँ से हो जाएगा log y, इस तरफ है kt और इस तरफ हो जाएगा log y0। ये प्लस का इस तरफ आके क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का, और यहाँ बचेगा kt log m माइनस n। क्या होता है बच्चों, log m/n kt। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इक्वेशन नंबर इसको मैंने सेकंड मान लिया, ठीक, कुछ दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब इसमें क्या बोला गया है, 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, ठीक है, इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है 2 घंटों में। तो वही लिखूंगा, चूंकि 2 घंटे में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि 10% की होती है, ठीक है, और इसका मतलब समय मेरे पास कितना है, 2 है, 10% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो y का, ये जीवाणुओं की संख्या है, प्रारंभ में कितना था, y0 था, ठीक है, और वृद्धि कितनी होती है, 10% होती है, जितना था y0 का 10% वृद्धि होती है, इतना था, वृद्धि इतनी हुई, उसमें उसको जोड़ना पड़ेगा, तो फिर नया y मुझे मिलेगा। ये सब क्लास, छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा। तो y0 का 10%, प्रतिशत का मतलब बट्टे में 100, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो लॉसअप आ जाएगा 10 y0 प्लस y0, तो यह आ जाएगा 11 y0 बट्टे 10। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आ गया y का मान। t का मान तो 2 है और y का मान ये है। इन मानों को उठाकर मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। अतः समीकरण 2 से मान रखते हैं बच्चों, log y की जगह पर ये मान रखना है 11 y0 बट्टे 10, और नीचे तो y0 है ही, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो k, अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने c प्लस बोला है तो मैंने c लिखा नहीं है। c का मान क्या है यहाँ पर, log y0, ठीक है, ठीक है। t का मान कितना है बेटा, 2 है। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये हो गया, अरे रखा तो है हमने, ये देखो कैलकुलेशन करते करते मेरे मन से ही हट गया था, इसको लाए थे, तो ये चीज़ तो नहीं है, ठीक है, ये चीज़ नहीं है। इतनी देर से क्वेश्चंस कर रहे ना, तो मन में कभी घपला हो जा रहा है, तो मैंने एक बार रीचेक किया तो मुझे देखने को मिल गया, मैंने मान तो रखा है यार, मान कैसे नहीं रखा, तो ये चीज़ें इधर आ गई। अब देखो बेटा, इसको हल करेंगे, आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो y0 से y0 कटना, और यहाँ से क्या बचेगा, log 11, और बट्टे में कितना है बेटा 10, इधर कितना है 2k, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। ये बट्टे में है, सॉरी ये गुणे में रखे हो जाएगा बट्टे में, ये मुझे k का मान मिल गया, ठीक है। इस k के मान को मैं समीकरण नंबर 2 में रख दूंगा, यहाँ k मुझे चाहिए ना, यहाँ रख दूंगा, तो यानी तो k का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो बेटे जब तक खुद क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन और प्रैक्टिस चाहिए ही चाहिए। आप क्वेश्चन देख रहे हो आपको आ जाएगा, लेकिन आप तुरंत अगर देखोगे नहीं, रिवीजन नहीं करोगे, एक बार खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, एक बार बनाओगे नहीं, तो फिर वो आपका परफेक्ट नहीं हो पाएगा वो चीज़, ठीक है। इस तरफ क्या है बेटा, log y/y0, फिर क्या है k का मान हमने क्या निकाला है 1/2 log 11/10, और फिर गुणे में कितना है बेटा t, ये चीज़ है, ठीक। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि
टी समय में ना, देखो ये बोला गया है किसी जीवाणु समूह में इतने जीवाणु थे और कितने घंटों में इतने हो जाएंगे, मतलब टी घंटे में इतने हो जाएंगे, इतने थे इतने हो गए। ठीक, तो ये कंडीशन है। तो चूंकि समय निकालना, टी समय में इतने जीवाणु थे पहले, कितने, 0 है 5, तो 3 4 से इतने हो गए, तो डबल हो गया है ना, हो जाते हैं। क्लियर? तो यानी कि इनिशियल इतना था, ये फाइनल है। इनिशियल ये है, फाइनल ये है ना। इतने जीवाणु स्टार्टिंग में थे, इतने फाइनल हुए, तो फाइनल कितना हुआ, इतना हुआ। और इनिशियल मेरे पास इतने थे, तो ये कितना है, ये चीज़ 2 के बराबर है। तो ये मान मैं रखूँगा यहाँ पर, ठीक है, ये मान मैं यहाँ रखूँगा। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, देखो बेटा, अतः यहाँ रखूँगा, तो ये मुझे, इसका मान मुझे मिला 2। वैसे डायरेक्ट यहाँ पे भी रख सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। और 1/2 log 11/10 टी हमारे पास नहीं है, तो टी का मान ही हमें निकालना है, ये चीज़ है। ठीक, सो ये बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा 2 log 2, और ये गुणे में है इधर के बट्टे में आ जाएगा log 11/10, और ये आ गया टी। यही आपको निकालना था आंसर, ठीक है, यही चीज़ आपको निकालनी थी। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को एटलीस्ट आप एक बार दोबारा देखिए, वरना समझ में नहीं आएगा कुछ भी। नेक्स्ट में आ जाऊँ, इसका व्यापक हल कौन सा होगा वो हमें बताना है। और ये क्वेश्चन एमसीक्यू में मैंने जब बोर्ड एग्जाम दिया तब आया था, ठीक है। व्यापक हल 1 नंबर में आया था क्वेश्चन नंबर कितना है बेटा, 23। dy/3x दे रखा है e की पावर x प्लस वाई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा dy के बट्टे में e की प्लस में, और ये चीज़ ऐसे, ये प्लस का है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, ये चीज़ माइनस में हो जाएगी। दोनों तरफ क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, समाकलन। तो e की पावर माइनस वाई का e की पावर माइनस वाई, वाई का गुणज क्या है, -1, वो यहाँ लग जाएगा। ठीक, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। अब क्वेश्चन में c इधर लगाओगे या इधर लगाओगे, वो चीज़ डिपेंड करेगी। यहाँ से देखो, सबसे पहले देखो, माइनस e की पावर माइनस वाई है, e की पावर माइनस की वाई है। इसको ढंग से देखो, और भी हम कर सकते हैं, इसको उठा कर इधर ले जाओ, e की पावर x, ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, और माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। ये चीज़ है, इधर ले गए, यहाँ पे c रखने दो, तो यहाँ c बचेगा। ये ऑप्शन भी आन सकते हैं, तो देखो ये पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आराम से बन गया। तो इस तरीके से ये जो 9.4 डिटेल में हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम सीखेंगे इसका नेक्स्ट 9.5 होमोजेनियस, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।